ए, चलिए, क्या हाल चाल है? ठीक है, बढ़िया है। पढ़ाई लिखाई हो रहा है ना? हे, अब शांत रहिए। क्या हुआ इसको? दीजिए तो। अरुण कुमार राम, 22/7/1998 डेट ऑफ बर्थ है। घर है सिवान, सन ऑफ सुरेश राम, नौतन गोहपुर बजरहिया, सिवान बिहार, 84/12/38 पिन कोड है। ना है इसमें से कोई? रखो जी। हमको लगता है फाउंडेशन बैच 10 से 12 वाला का होगा। लास्ट बैच फाउंडेशन बैच चलता है, उसी का छूटा होगा। अगले क्लास फाउंडेशन में 10 से 12 वाला में दे दीजिएगा। तो ज्योग्राफी शुरू कर दिए, पता है ना? हाँ, जब तक सब लोग अवगत नहीं हो जाइएगा तब तक डेली बोलेंगे हम। काहे कि आप ही में से कुछ उठ करके आ जाता है कि कहने लगते हैं कि क्या हो रहा है। तो ज्योग्राफी शुरू कर दिए हैं। 2 दिन पॉलिटी हो रहा है, सोमवार और बुधवार को, और 3 दिन ज्योग्राफी हो रहा है, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को। आज मंगलवार है, ज्योग्राफी आज हम लोग पढ़ेंगे। ज्योग्राफी की शुरुआत कर चुके हैं और ज्योग्राफी में पहला चैप्टर हम आपको बताए हैं। जहां तक हमें स्मरण है, भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार से पिछले क्लास में हम आपको अवगत करवाए थे कि भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है। और साथ ही साथ भारत के अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार को बतलाते हुए हम आपको यह बात बतलाए थे कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, कौन राज्य कर्क रेखा के उत्तर में है, कौन राज्य कर्क रेखा के दक्षिण में है। और साथ ही साथ भारत के देशांतरीय विस्तार को बतलाते हुए हम आपको ये बात बतलाए थे कि भारत का मानक समय रेखा कितना डिग्री देशांतर रेखा को माना जाता है और भारतीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसके अलावे आपको ये भी बात बताए थे कि भारतीय मानक समय रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को कहां काटती है। ये सब बात बता चुके हैं, नहीं बताए? बताए हैं ना? अब आज के सेशन में हम लोगों को इसी से आगे जानना है, लेकिन उससे पहले पिछले क्लास में जो भी बात बताए हैं, पिछले क्लास में जो भी बात बताए हैं, 2 4 5 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उन प्रश्नों का जवाब दीजिए और फिर जो है आपको आगे पढ़ाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछने से पहले आज का जो दिन है बहुत ऐतिहासिक दिन है। 26 नवंबर, आज ही के दिन वर्ष 1949 में भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था और यही रीजन है कि आज के दिन को हम लोग संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस का महत्व इसलिए है क्योंकि हमें जो भी अधिकार मिले हैं सब के सब संविधान से मिले हैं। हमको, आपको या पूरे भारत के नागरिकों को जो भी अधिकार मिला है
सब अधिकार संविधान से मिला है। आज आप कहीं भी पूरे भारतवर्ष में आ जा लेते हैं, सरकार के खिलाफ बोल लेते हैं, कोई भी व्यापार कर लेते हैं, सब अधिकार आपको संविधान दिया है। और सभी भारतवर्ष के लोगों के लिए सबसे पवित्र अगर कोई ग्रंथ होना चाहिए तो वो भारत का संविधान होना चाहिए। भारत का संविधान इसलिए होना चाहिए क्योंकि रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबिल, ये सब धार्मिक ग्रंथ आपको कोई अधिकार नहीं देता है। ये सब धार्मिक ग्रंथ आपको कोई अधिकार नहीं देता है, बल्कि जो भी अधिकार आपको मिला है वो संविधान से मिला है। इसी वजह से सभी से ऊपर अगर किसी ग्रंथ को रखा जाए तो वो भारत के संविधान को रखा जाए। समझ गए? सबसे ऊपर भारत का संविधान है। यही महत्व है आज के दिवस का। और आप जो इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत आप संविधान के बारे में ही पढ़ रहे हैं। अभी तक आप इंडियन पॉलिटी में जो भी पढ़े हैं वो संविधान ही है, वही तो संविधान है। और क्या है संविधान, समझे? तो अब लौटते हैं अपने टॉपिक की ओर। बताइए एक दो प्रश्न। कर्क रेखा, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। उन 8 राज्यों में कौन कौन से 7 सिस्टर के अंतर्गत आने वाले राज्य हैं? मिजोरम और त्रिपुरा। भारतीय मानक समय रेखा कितना डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कहा जाए? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा कॉल, मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु कैप केमोरी, पूर्वी बिंदु किबुथु, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती, गुहार मोती। आगे बताइएगा, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। इसके बाद आगे बतलाइएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। कोई भी देश अपने समय का निर्धारण अक्षांश रेखा के आधार पर करता है या देशांतर रेखा के आधार पर? देशांतर ना। आगे आप हमको बताएंगे कि जलवायु को प्रभावित अक्षांश करता है या देशांतर? अक्षांश ना, अक्षांश न करता है। चलिए ठीक है। भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध? उत्तरी ना, पूर्वी देशांतर या पश्चिमी देशांतर? पूर्वी देशांतर ना। चलिए ठीक है, तो सब प्रश्न का जवाब तो आप लगभग दे ही दिए। अब पिछले क्लास में एक बात हम आपको बोले थे कि विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। ठीक है, विश्व के सभी देश अपने समय का निर्धारण देशांतर रेखा के आधार पर करता है। इस बात को थोड़ा सा और समझते हैं, साथ ही साथ इस बात को भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि जो भारत का मानक समय है वह जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है। तो आप सब लोग जानते हैं, इसको भी हम लोग समझेंगे। और साथ ही साथ जो है इस बात को भी हम लोग समझेंगे, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में 2 घंटे
के समय का अंतर होता है। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का जो अंतर होता है वो 2 घंटे का होता है। कैसे भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटे का होता है, इसको हम लोग समझेंगे। तो इन तमाम चीजों को हम लोग समझने जा रहे हैं। मतलब एक बार फिर से हम क्वेश्चन दोहरा दे आपको कि पहला प्रश्न तो यह है कि भारत का मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे है तो कैसे। और दूसरा प्रश्न, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का जो अंतर होता है वह समय का अंतर होता है 2 घंटे का। तो समय का अंतर 2 घंटे का होता है कैसे। ये सब बात जो है अभी के सेशन में हम लोग समझेंगे। समझ गए। देखिए देशांतर रेखाओं में अगर देखा जाए तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या है 360, 360। और देखिए कोई भी ग्लोब या कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं, कोई भी ग्लोब या कोई भी मानचित्र अगर आप लेते हैं तो ग्लोब या मानचित्र पर आपको 2 ध्रुव नजर आएगा, एक उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, यानी एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। नॉर्थ पोल आपको ऊपर में नजर आएगा और साउथ पोल जो है आपको नीचे में नजर आएगा। तो ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, मतलब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जो रेखा आपस में मिलाती है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से जो रेखा आपस में मिलाती है, यही आपको देशांतर रेखा है। और देशांतर रेखाओं की संख्या है 360, 360। देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना जाइएगा तो इधर होता है पूर्वी देशांतर और बायां आइएगा तो इधर होता है पश्चिमी देशांतर। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के दाहिना आइएगा पूर्वी देशांतर। पूर्वी देशांतर में 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा तक मिलेगा। तो यानी पूर्वी देशांतरीय भाग में 180 देशांतर रेखा है और फिर पश्चिमी देशांतरीय भाग में भी 180 पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो 180 पूर्वी देशांतर रेखा और 180 पश्चिमी देशांतर रेखा। तो 180 प्लस 180 हो गया 360 और एक देशांतर रेखा हो गया 0 डिग्री। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी एक देशांतर रेखा ही होता है, उसको भी देशांतर रेखा में काउंट किया जाता है, यानी गिना जाता है। तो 360 प्लस 1 हो गया 361, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या 361। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, जो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है और जो 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है, ये दोनों देशांतर रेखा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों देशांतर रेखा एक ही है। 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो ये दोनों देशांतर रेखा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों देशांतर रेखा एक ही है। और जब देशांतर रेखाओं की संख्या 361 पहुंचा है तो उसमें हम लोग 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दोनों को जोड़ लिए हैं, जबकि दोनों में से किसी एक को जोड़ना है। तो इसी वजह से एक घटाना पड़ता है। तो 361 - 1 कीजिएगा तो 360 हो जाएगा, यानी देशांतर रेखाओं की संख्या कुल है आपको 360। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितना है? 360। एक बार फिर से आप इस बात को समझिए। देखिए देशांतर रेखाओं की संख्या 360 है। 360 देशांतर रेखाओं में एक 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा पूरे पृथ्वी को 2 भाग में विभाजित करती है, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। पूर्वी देशांतर में 180 गो देशांतर रेखा होता है और पश्चिमी देशांतर में भी 180 गो पश्चिमी देशांतर रेखा होता है। तो 180 पूरब, 180 पश्चिम,
मतलब 360 और एक 0 डिग्री यानी 361। लेकिन 361 तब पुरता है जब 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी दोनों को जोड़ रहे हैं, जबकि 180 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, ये दोनों देशांतर रेखा अलग अलग नहीं है, बल्कि ये दोनों देशांतर रेखा एक है, बल्कि ये दोनों देशांतर रेखा एक है। इसी वजह से 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी में से सिर्फ एक को काउंट करना है, जबकि हम लोग जब दोनों को काउंट किए हैं तब 361 पहुंचा है, इसलिए एक को घटाना होगा, और जब आप एक को घटा देते हैं तो देशांतर रेखाओं की संख्या बचता है 360। अब देखिए 0 डिग्री देशांतर रेखा, जैसे हम लोग 0 डिग्री अक्षांश रेखा को, अगर 0 डिग्री अक्षांश रेखा को देखा जाए तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग कई नामों से जानते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम लोग विषुवत रेखा के नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, इक्वेटर भी हम लोग कहते हैं। उसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा होता है, 0 डिग्री देशांतर रेखा को भी हम लोग कई नामों से जानते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा को हम लोग 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। दूसरा, इसे ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से होकर गुजरती है। और तीसरा, इसे जीएमटी रेखा भी कहते हैं। तीसरा, इसे जीएमटी रेखा भी कहते हैं। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा को 0 डिग्री देशांतर रेखा, जीएमटी रेखा, ग्रीनविच रेखा, इन सभी नामों से हम लोग जानते हैं। और अगर आप पृथ्वी की बात करेंगे तो पृथ्वी सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह है। पृथ्वी सौर मंडल के, सोलर सिस्टम, सौर मंडल के 8 ग्रहों में से एक ग्रह पृथ्वी है। और पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति, मूलतः अगर देखा जाए तो पृथ्वी को ऊष्मा और प्रकाश की प्राप्ति होती है सूर्य से। और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। और पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करता ही करता है, साथ ही साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करने के वजह से ही पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन होता है, ऋतु में परिवर्तन होता है। और पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से आपको दिन और रात होता है। पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। अब डायरेक्शन आप सब लोग जानते हैं। अगर डायरेक्शन की हम लोग बात करें तो इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है। समझ गए? इधर पूरब है और इधर आइएगा तो इधर आपको पश्चिम है, पश्चिम है। और अगर पृथ्वी की बात की जाए तो जो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। आप देखते होंगे कि पृथ्वी पर सूर्योदय, पृथ्वी पर अगर सूर्योदय को देखा जाए तो पृथ्वी पर जो सूर्योदय होता है वो किधर होता है? तो आप सब लोग जानते हैं, बचपन से लेकर के आज तक आप देखते हुए आए हैं, पढ़ते हुए आए हैं कि सूर्योदय हमेशा होता है पूरब में। सूर्योदय हमेशा किधर होता है? पूरब में। किधर होता है? पूरब में। तो सूर्योदय जो हमेशा पूरब में होता है, उसके पीछे रीजन है। सूर्योदय जो हमेशा पूरब में होता है, उसके पीछे रीजन यह है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। यही वजह है कि सूर्योदय पूरब, यही वजह है कि सूर्योदय पूरब में होता है। यही वजह है कि सूर्योदय पूरब में होता है। तो इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करता है। सूर्य की परिक्रमा के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से दिन और रात होता है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर नहीं घूमे
तो दिन और रात नहीं होगा। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पे नहीं घूमे तो दिन और रात नहीं होगा, और होगा ये कि जहां पर दिन है वहां पर दिन ही रह जाएगा और जहां पर रात है वहां पर रात ही रह जाएगा। लेकिन पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है, इसी वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूरब, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है पश्चिम से पूरब, और यही वजह है कि सूर्योदय पूरब में होता है, यही वजह है कि सूर्योदय पूरब में होता है। और दूसरा यही वजह है कि जब आप पूरब जाएंगे ना तो समय आपको बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पूरब जाएंगे तो समय आपको बढ़ेगा, और जैसे जैसे आप पश्चिम आएंगे तो समय आपको घटता है, समय आपको घटता है। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की और पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती है। यही वजह है कि पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम आने पर समय घटता है, पश्चिम आने पर समय घटता है। पूरब जाने पर समय बढ़ता है और पश्चिम आने पर समय घटता है। अब देखिए पूरब जाने पर कितना समय बढ़ता है, पश्चिम जाने पर कितना समय घटता है, इन सभी चीजों को हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक बात आप जानिए। देखिए पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। पूरे पृथ्वी को अगर देखा जाए तो पूरे पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है, 24 समय जोन में पूरे पृथ्वी को बांटा गया है। पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि 24 घंटा का होता है। चाहे आप भारत में बैठे हुए हैं तब पर भी दिन और रात की अवधि कुल मिलाकर 24 घंटा, चाहे आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं तब पर भी दिन और रात की अवधि मिलाकर 24 घंटा, तब पर भी दिन और रात की अवधि मिलाकर 24 घंटा, चाहे आप अमेरिका में बैठे हुए हैं तब पर भी दिन और रात की अवधि मिलाकर 24 घंटा होता है। तो पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है, यह हम कैसे कह सकते हैं? पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है, यह हम कैसे कह सकते हैं? यह हम इस आधार पर कह सकते हैं क्योंकि पृथ्वी पर एक दिन और रात की अवधि होता है 24 घंटा। यही वजह है कि हम कह सकते हैं पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। और दूसरा रीजन यह है, और यह सबसे परफेक्ट रीजन है इस प्रश्न का, यह सबसे परफेक्ट उत्तर है इस प्रश्न का कि पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार चक्कर लगा लेती है 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, यानी लगभग 24 घंटा में। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटा में एक चक्कर लगा लेती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में लगभग 24 घंटा का समय लगाता है, 24 घंटा का समय लगाता है। तो पृथ्वी को अगर आप गोलाकार मानते हैं, पृथ्वी को अगर आप गोलाकार मानते हैं तो 24 घंटा में पृथ्वी एक बार अपने अक्ष पर पूरी तरीका से घूम जाता है। 24 घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार 24 घंटा में घूम जाता है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटा में लगा लेती है। यही रीजन है कि हम कहते हैं कि पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है, पृथ्वी को 24 समय कटिबंध में बांटा गया है। अब 24 घंटा में पृथ्वी एक बार पूरी तरीका से अपने अक्ष पर घूम जाती है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, क्या हम कह सकते हैं? देखिए एक बार पूरी तरीका से घूम जाता है 24 घंटा में, और एक वृत्त या कोई भी गोलाकार बिंदु
एक बार घूम रहा है मतलब कितना डिग्री का एंगल बना रहा है? 360। ये तो बचपन से लेकर आज तक आप पढ़ते हुए आए हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटा में एक बार पूरी तरीका से घूम जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक बार 24 घंटा में घूम जाता है। यानी 24 घंटा बराबर 360 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, हाँ या ना? बोलिए, बोलिए आप लोग, हैं? लिख सकते हैं ना? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं ना है? हाँ, तो होना भी नहीं चाहिए। ये कौन बड़का बात हम बोले हैं? छठा सातवां क्लास का बात हम बोले हैं, छठा सातवां आठवां क्लास का बात हम बोले हैं, समझे? अब 24 घंटा बराबर 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री घूमने में 24 घंटा लगता है पृथ्वी को। मतलब अपने अक्ष पर एक बार घूमने में पृथ्वी को 24 घंटा लगता है। अब यहां पर सवाल ये उठता है कि पृथ्वी 24 घंटा में 360 डिग्री घूम जाती है, मतलब एक बार अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगा लेती है। तो एक घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमता होगा? तो एक घंटा बराबर हो जाएगा 360/24। 360/24। अब अगर आप भागा दीजिएगा तो आ जाएगा 12 दूना 24, 2 12 तिया 36, 3 पर 0 हो जाएगा। अब 2 से 30 को काटिएगा 15, यानी एक आवर में, एक घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमता है 15 डिग्री। 15 डिग्री, 15 डिग्री। यानी पृथ्वी अगर 24 घंटा में 360 डिग्री, यानी एक बार पूरी तरीका से अपने अक्ष पर चक्कर लगा लेती है, तो एक घंटा में पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूमती है। कितना डिग्री? 15 डिग्री। अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाया जाए। एक घंटा बराबर कितना मिनट होता? कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है ना? तो एक बात बताइए, एक आवर बराबर 15 डिग्री हम लिखे हैं, ठीक है, 15 डिग्री लिखे हैं, तो क्या 15 डिग्री बराबर एक आवर लिख सकते हैं? हाँ या ना? 15 डिग्री बराबर एक आवर हम लिख सकते हैं। अब 15 डिग्री बराबर एक आवर के जगह हम लोग 60 मिनट लिख सकते हैं? यानी 15 डिग्री घूमने में 60 मिनट का समय लगता है। या इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। 60 मिनट बराबर 15 डिग्री। अब 60 मिनट बराबर 15 डिग्री लिखिए, या 15 डिग्री बराबर 60 मिनट लिखिए, या 15 डिग्री बराबर 1 घंटा लिखिए, ये तीनों तो बात बराबरे न है हो? इसमें कोई अंतर थोड़े है, कोई अंतर नहीं है। तो अब जब 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, यानी 60 मिनट में अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर 15 डिग्री घूम जाता है, तो 1 मिनट में पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना डिग्री घूमेगा? 1 मिनट में, सॉरी 1 मिनट रुकिए ना, अरे हल्ला मत कीजिए। चलिए आइए, 15 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 60 मिनट। अब यह निकालना है कि 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगेगा। तो इसके लिए 1 डिग्री बराबर 60/15, 15 चौका 60, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना मिनट? 4 मिनट। कितना मिनट? 4 मिनट। तो ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, और आप, हमको लगता है 6 क्लास का एनसीईआरटी ज्योग्राफी का पलट के देखिएगा, उसमें ये कैलकुलेशन है, समझे? और पहला चैप्टर में ही ये कैलकुलेशन है। छठा क्लास के एनसीईआरटी के पहला चैप्टर है सौर मंडल, और सौर मंडल में ही ये कैलकुलेशन एनसीईआरटी में किया हुआ आपको मिलेगा। ये हम आपको छठा क्लास का बात बताए हैं, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मतलब आपको 5वां में जाकर के बैठना चाहिए, 5वां क्लास में जाकर बैठना चाहिए।
अगर समझ में आ गया है तब तो ठीक है, तब तो क्लास में बैठे हुए हैं, ठीक बात है। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया है तो अभी आपका, आपके दिमाग का, आपकी बुद्धि का विकास छठा के लायक भी नहीं है, तो आपको पांचवा में जाकर के बैठ जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अब सुनिए, देखिए 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होगा तो समय में अंतर 4 मिनट का होगा। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट का मतलब समझना है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जो निकला है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट जो निकला है, इसका मतलब क्या समझना है, इसका अर्थ क्या समझना है। तो इसका मतलब या इसका अर्थ यह समझना है कि अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होगा तो समय में अंतर 4 मिनट का होगा। अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होगा तो समय में अंतर 4 मिनट का होगा। यानी अगर 80 डिग्री देशांतर रेखा पर, अगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर, अगर 80 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो 81 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज करके 4 मिनट हो रहा होगा। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 8 मिनट हो रहा होगा। इसका मतलब यह समझना है, एक बार फिर से इस बात को अपने दिमाग में जाने दीजिएगा कि जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकला है, जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट निकला है, इसका मतलब यह समझना है कि अगर देशांतर में अंतर 1 देशांतर का है तो समय में अंतर होगा 4 मिनट का। अगर देशांतर में अंतर 1 देशांतर का है तो समय में अंतर कितने मिनट का होगा, इसका मतलब यही ना समझना है। अब आगे आइए, अब देखिए एक बात हम आपको बताए हैं थोड़ा देर पहले कि पूरब जाने पर, पूर्वी देशांतरीय भाग में पूरब जाने पर समय बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर मान लिया जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, अगर मान लिया जाए 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है, अब यहां से आप पूरब जा रहे हैं, जैसे जैसे आप पूरब जाइएगा, जैसे जैसे आप पूरब में आगे बढ़िएगा, वैसे वैसे समय प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता जाएगा। मतलब अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो उसी समय 1 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 4 मिनट हो रहा होगा। 2 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 8 मिनट हो रहा होगा। 3 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 12 मिनट हो रहा होगा। 4 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 16 मिनट हो रहा होगा। 5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर 12 बज करके 20 मिनट हो रहा होगा। जैसे जैसे प्रति देशांतर आप आगे बढ़ते जाइएगा, वैसे वैसे समय प्रति देशांतर 4 मिनट आगे बढ़ता जाएगा, 4 मिनट आगे बढ़ता जाएगा। ये बात दिमाग में जा रहा है? उसी प्रकार से अगर आप पश्चिमी देशांतर में आते हैं तो पश्चिमी देशांतरीय भाग में समय घटता है। क्या होता है? पूरब में प्रति देशांतर 4 मिनट बढ़ता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट घटता है। अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा है तो 1 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जाइएगा तो समय हो रहा है होगा 11 बज करके 56 मिनट। 2 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर जाइएगा 11 बज करके 52 मिनट।
3 डिग्री पर जाइएगा 11:48। तो पूर्वी देशांतर में जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है, पश्चिमी देशांतर में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। एक बार फिर से सुनिएगा, पूर्वी देशांतर में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय बढ़ता है और पश्चिमी देशांतर में जाने पर प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है, प्रति देशांतर 4 मिनट समय घटता है। इस बात को समझ पा रहे हैं? हाँ या ना? समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए, देखिए यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा। भारत का मानक समय रेखा अगर देखा जाए तो भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं, हाँ या ना? तो भारत का जो मानक समय रेखा है, भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का मानक समय रेखा है। और आप सब लोग जानते हैं पूर्वी देशांतर में जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है, हाँ या ना? बढ़ता है। तो अब भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्वी भाग में है, पूर्वी देशांतरीय भाग में है। तो भारत का समय 0 डिग्री देशांतर रेखा से आगे होगा या पीछे? क्या होगा? आगे होगा ना? आगे होगा ना? एकदम होगा आगे, क्योंकि भारत पूर्वी देशांतरीय भाग में है। तो इसी वजह से भारत का जो समय होगा वह 0 डिग्री देशांतर रेखा से क्या होगा? क्या होगा? आगे। अच्छा, अगर ये बात आप समझे हैं तो एक सवाल का जवाब आप दीजिए। अगर आप जवाब दे दिए हैं तो इसका मतलब है कि आप समझ गए। देखिए, भारत का मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा की अगर हम लोग बात करें तो यह है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में अपना बिहार पड़ता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा यह है और इसके पूर्वी भाग में यहां पर बिहार है। तो बिहार का जो समय होना चाहिए भारतीय मानक समय रेखा से आगे होना चाहिए या पीछे? होना क्या चाहिए? आगे होना चाहिए ना। भले आगे नहीं है लेकिन बिहार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में है, तो इसलिए बिहार का समय भारतीय मानक समय रेखा से होना चाहिए क्या? आगे। क्या होना चाहिए? आगे। बीपीएससी इस प्रश्न को पूछा है, बीपीएससी भी इस प्रश्न को पूछा है, बिहार एसएससी भी इस प्रश्न को पूछा है कि बिहार का समय भारतीय मानक समय रेखा से आगे होगा, पीछे होगा, एज इट इज रहेगा, और भी कुछ ऑप्शन में था। तो इसका उत्तर होता आगे होगा। और आगे होगा इसका उत्तर इसलिए होता क्योंकि बिहार 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के पूरब में है। और सीधे तौर पर आप अपने दिमाग में इस बात को बैठा लीजिए, पूरब जाने पर समय बढ़ता है, पूरब जाने पर समय बढ़ता है, और पूरब जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट बढ़ता है। पश्चिम जाने पर समय घटता है और पश्चिम जाने पर प्रति देशांतर समय 4 मिनट घटता है, 4 मिनट घटता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए ठीक है, आप लोग तो जवाब दे ही दिए हैं। तो अब पुनः लौटते हैं। देखिए, अब एक बात बताइए, 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा,
0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? यानी इसमें एगो देशांतर शब्द लग गया तो एकदम मुंह बंद हो गया। अरे एक बात बताइए, ठीक है, 0 और 15 में कितने का अंतर है? 15 का अंतर है ना जी। 0 और 50 में कितने का अंतर है? 50 का ना। 0 और 82.5 में कितने का अंतर? 82.5 का ना। तो वैसे ही 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री देशांतर रेखा में कितने देशांतर का? 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में 82.5 डिग्री देशांतर रेखा का अंतर होता है। तो अब आपने अभी तुरंत कैलकुलेशन से निकाला है 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है कितना मिनट? 4 मिनट। और जब 1 डिग्री देशांतर रेखा बराबर 4 मिनट होता है तो अब आपसे कहा जाए 82.5 डिग्री देशांतर रेखा बराबर कितना मिनट? तो आप क्या कीजिएगा? 82.5 गुना 4 कीजिएगा, हाँ या ना? एक बार फिर से बताइएगा। अच्छा रुकिए ना, हड़बड़ाइए नहीं। 0 डिग्री देशांतर रेखा और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर? 82.5 डिग्री। और 82.5 डिग्री 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट होता है? 4 मिनट होता है। और जब 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है तो 82.5 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? तो 82.5 गुना 4 कीजिएगा, हाँ या ना? और 82.5 गुना 4 कीजिए, क्या आ रहा है बताइए? कितना मिनट आ रहा? 330 मिनट। 330 मिनट, ठीक है। अब 330 मिनट को घंटा में बदलना है। 330 मिनट को घंटा में बदलना है तो उसके लिए 330 को 60 से भागा दीजिएगा और 330 को 60 से भागा दे दीजिएगा तो आपको निकलकर सामने आ जाएगा 5.5 घंटा। 5.5 घंटा। 5.5 घंटा होगा, हाँ या ना? होगा ना? हो 5.5 घंटा होगा। 5.5 घंटा होगा। मतलब अगर देशांतर में अंतर 82.5 डिग्री का है तो समय में अंतर कितने घंटे का होगा? 5.5 घंटे का। यानी अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होता है तो समय में अंतर होता है 4 मिनट का। तो उसी प्रकार से अगर देशांतर में अंतर 82.5 डिग्री का होगा तो समय में अंतर होगा 5.5 घंटे का। 5.5 घंटे का। और जो भारतीय मानक समय है वह 0 डिग्री से पूर्वी भाग में है, तो इसी वजह से भारत का जो समय होगा वह पॉजिटिव में होगा। यानी इसका मतलब यह है कि अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा होगा, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दोपहर का 12 बज रहा होगा तो उसी समय भारत जिसका मानक समय है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, उसी समय भारत में 5:30 बज रहा होगा और 5:30 बज रहा होगा शाम। 5:30 बज रहा होगा शाम। ये बात समझ में आया? तो आपको यह बात स्पष्ट होना चाहिए कि 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी ग्रीनविच रेखा या जीएमटी रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के बीच में 5.5 घंटा समय में अंतर क्यों होता है? 5.5 घंटा समय में अंतर होता है। और क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि 0 डिग्री देशांतर रेखा और भारतीय मानक समय रेखा में देशांतर का अंतर 82.5 का होता है। इसी वजह से समय में अंतर 5.5 घंटा का होता है। और 5.5 घंटा पॉजिटिव, और पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है। अगर भारत पश्चिमी देशांतर में होता
तो समय में अंतर निगेटिव होता, 5.5 घंटा निगेटिव होता। यहां पर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि भारत पूर्वी देशांतर में है। समझ गए बात को? अब आप देखिएगा कि भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत की अगर बात की जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा, भारत का यह देशांतरीय विस्तार है। भारत का अगर देशांतरीय विस्तार देखा जाए तो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। यह भारत का देशांतरीय विस्तार है। अब भारत का यह देशांतरीय विस्तार है, तो अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री देशांतर में है, भारत का देशांतरीय विस्तार कितना डिग्री देशांतर में है, यानी भारत कितना डिग्री देशांतर में फैला हुआ है, मतलब यहां से लेकर यहां तक भारत कितना देशांतर में फैला हुआ है, तो इसको निकालने के लिए 97 डिग्री 25 मिनट में से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को घटाना होगा। और अगर आप घटाएंगे तो आपको 29 डिग्री समथिंग मिनट आएगा, 29 डिग्री समथिंग मिनट आएगा। और 29 डिग्री समथिंग मिनट को हम लोग 30 डिग्री लिख सकते हैं, 30 डिग्री लिख सकते हैं। यानी भारत के देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है पूरब से लेकर पश्चिम तक, भारत के देशांतरीय विस्तार में जो अंतर है पूरब से लेकर पश्चिम तक, वो लगभग 30 देशांतर का अंतर है। भारत का पूर्वी देशांतर से लेकर के 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में जो देशांतरीय अंतर है वह लगभग 30 डिग्री है। और जब 30 डिग्री है तो आप सब लोग एक बात जानते हैं कि 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। तो 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। तो 30 डिग्री देशांतर बराबर कितना मिनट? 30 गुना 4, यानी 30 चौके 120 मिनट। 120 मिनट बराबर 2 घंटा। 2 घंटा यानी अगर देशांतर में अंतर 30 डिग्री का है तो समय में अंतर अगर देखा जाए तो समय में अंतर होना चाहिए 2 घंटे का। भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग की अगर बात की जाए तो भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय का अंतर 2 घंटे का होना चाहिए। 2 घंटे का होना चाहिए। और 2 घंटे का समय में अंतर इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत के पूर्वी देशांतरीय विस्तार और भारत के पश्चिमी देशांतरीय विस्तार में जो अंतर होता है वह 30 डिग्री देशांतर का होता है। इसी वजह से भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में जो समय का अंतर होना चाहिए वह आपको 2 घंटे का होना चाहिए। एक बार फिर से इस बात को समझिएगा, कुछ लोग समझे होंगे और कुछ लोग नहीं समझे होंगे। जैसे एक बात बताइए, हम जो बोल रहे हैं ये वही बात है जैसे 30 और 15 में कितने का अंतर है? 15 ना, 40 और 20 में कितने का अंतर? 50 और 10 में कितने का अंतर है? 100 और 50 में कितने का अंतर? ये बात समझ रहे हैं? वैसे ही जो भारत का देशांतरीय विस्तार है, आप सब लोग जानते हैं, पिछले क्लास में हम आपको बताए हैं, भारत का देशांतरीय विस्तार है 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा। भारत का देशांतरीय विस्तार ये है। अब भारत का देशांतरीय विस्तार ये है,
तो 97 डिग्री 25 मिनट और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा में कितने देशांतर का अंतर है? तो इसके लिए जो है 97 डिग्री 25 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा को घटाना होगा। और अगर आप घटाइएगा तो लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर आपको नजर आएगा। और आप सब लोग जानते हैं कि अगर देशांतर में अंतर 1 डिग्री का होता है तो समय में अंतर होता है 4 मिनट का, और अगर देशांतर में अंतर 30 डिग्री का होगा तो समय में अंतर होगा 120 मिनट यानी 2 घंटे का। यानी भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में जो समय का अंतर होना चाहिए वो कितने घंटे का होना? भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में जो समय का अंतर होना चाहिए वो 2 घंटे का होना चाहिए। मतलब भारत के सबसे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश राज्य और सबसे पश्चिम में गुजरात राज्य। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात राज्य के बीच जो समय में अंतर होना चाहिए वो 2 घंटे का होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। बल्कि होता यह है कि जो समय गुजरात में होता है वही अरुणाचल प्रदेश में होता है, वही उत्तर प्रदेश में होता है, वही बिहार में होता है। होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। और आपसे बीपीएससी जैसे एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, क्वेश्चन बैंक पलट करके देखिएगा, घटना चक्र पलट करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा। भारत के सबसे पूर्व में स्थित अरुणाचल प्रदेश राज्य और सबसे पश्चिम में स्थित गुजरात राज्य के बीच में समय में अंतर कितने घंटे का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा समय में अंतर होता है 2 घंटे का। 2 घंटे का। अब सवाल ये उठता है कि कहां का समय आगे होगा और कहां का समय पीछे होगा। तो अरुणाचल प्रदेश का समय आगे होगा, गुजरात का समय पीछे होगा। अरुणाचल प्रदेश का समय आगे होगा क्योंकि अरुणाचल प्रदेश पूरब में है और गुजरात पश्चिम में है, इसी वजह से गुजरात का समय क्या होगा? पीछे। क्या होगा? पीछे। क्या होगा? समझे हैं? देखिए, तो सबसे पहले जो 2 सवाल हम आपके समक्ष रखे थे कि भारतीय मानक समय जीएमटी से 5.5 घंटा आगे होता है, वो कैसे, ये भी बात हम आपको बता दिए हैं। दूसरा सवाल जो हम आपके समक्ष रखे थे कि भारत के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में समय में अंतर 2 घंटे का होता है, वो कैसे होता है, ये भी बात हम आपको बता दिए हैं। समझ गए? तो अब साथ ही साथ कुछ कैलकुलेशन भी हम आपको बताए हैं। अब आप अपने नोट को पढ़िएगा तो नोट में जो है 3-4 सवाल है और इजी सवाल है। अगर छोटे से कैलकुलेशन को आप समझ लिए होंगे तो ये सभी सवाल आपसे बन सकते हैं। तो अब हम आपसे यही चाह रहे हैं कि जो भी लोग क्लास कर रहे हैं, 1 2 3 गो सवाल है जी, 4 गो सवाल है, समय दे रहे हैं 2 मिनट का, चारों सवाल बनाइए। अच्छा बना लिए हैं? अच्छा ठीक, देख रहे हैं, बनाइए चारों सवाल। ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी बनाइए, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं बोले हैं। आप नोट में देखिए 4 गो सवाल है, चारों सवाल बनाइए। अगर आप अभी के 1 घंटा लेक्चर को अच्छे से सुने हैं तो आपसे चारों सवाल बन जाएगा, और अगर आप नहीं सुने हैं, नहीं समझे हैं तो नहीं बनेगा। सुने हैं तो बन जाएगा। बोकी कहां गई जी? बोकी नहीं आई है आज? बन गया? नहीं आई है? बनाइए, वहां पे जगह दिया हुआ, वहां बनाइए ना। हाथ में बना रही है, हाथ में क्या बना रहे? नोट में जगह दिया हुआ है, वहां बनाइए। क्या होगा? गलती होगा और क्या होगा? है, बनाइए जल्दी। बन गया सबसे? किस किस से बन गया है? हाथ खड़ा कीजिए तो। चलिए, इतना लोग से बन गया, मतलब इतना लोग को समझ में आ रहा है क्लास। अरे लड़की लोग में किस किस से बना है जी? हाथ खड़ा कीजिए। छोटा सा कैलकुलेशन है, सब एकदम स्टैंडर्ड जो है 6ठो लेवल का न है इस सब का। सपना देख रही है ग्रेजुएट लेवल का दरोगा बनने का। वाह, बन गया जी। है, ऑनलाइन वाले लोग बन गया?
बन गया हो, दीजिए तो, अरे वो दीजिए। चलिए आइए समझिए, आए गुरुजी सब, आइए बोर्ड पे। जिनका बन गया है ठीक है, और जिनका नहीं बना वो समझिए। पहला है, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो रहा हो? अभी बताए हैं ना जी, 5:30 बजेगा शाम, हाँ या ना? हाँ ना? आगे 0 डिग्री देशांतर रेखा पर दिन का 12 बज रहा है तो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? तो 0 डिग्री पर 12, 100, तो क्या बजेगा जी? 6:40, हाँ 6:40 होगा, 6:40 होगा। 6:40 निकला है, 6:40 निकल गया है, सही है। अब अगला है, अगर 0 डिग्री देशांतर पर शाम का 5 बज रहा है तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर क्या समय हो? तो 0 डिग्री और 30 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के बीच में समय का अंतर है 30 डिग्री, तो समय का अंतर हो जाएगा 2 घंटे का, यानी शाम के 7 बजेगा, शाम का 7 बजेगा, शाम का 7 बजेगा। आया? आगे, अगर 0 डिग्री देशांतर रेखा पर शाम का 5 बज रहा है तो 75 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा पर क्या समय होगा? यानी पश्चिम जाइएगा तो समय क्या होगा? और 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 75 डिग्री बराबर 75 गुना 4 यानी 300, और 300 को घंटा में बदलिए 5 घंटा, यानी 5 घंटा, यानी बजेगा 12, 12 बजेगा दोपहर, 12 बजेगा दोपहर, होगा ना? हो। तो देखिए पहला नंबर सवाल जो है उसका उत्तर होगा 5:30 बजेगा शाम, दूसरा नंबर का उत्तर होगा 6:40, तीसरा का उत्तर होगा शाम का 7 बजेगा या रात का 7 बजेगा, और चौथा का उत्तर होगा 12 बजेगा दोपहर, 12 बजेगा दोपहर। अगर आपको आ गया है तो आप ठीक ठाक हैं, ठीक है। अरे इसमें कुछ हो थोड़े है जी भाई, पर देशांतर में अंतर 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, बस हो गया, और थोड़े कुछ था। चलिए अब शांत होइए, शांत होइए, आवाज बंद कीजिए। अब देखिए, नहीं शांत होइएगा, आवाज कहां से आ रहा है? शांत हो गए। देखिए इसके बाद आगे है भारत, सागर व महासागर। इसको थोड़ा सा हम लोग जानते हैं, समझ गए? इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इसको, ठीक है। देखिए अपना देश भारत है, और भारत की आप बात करेंगे तो भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में जो महासागरीय भाग है वो हिंद महासागर है। फिर भारत के दक्षिण पूरब में आइएगा तो ये जो सागरीय भाग है ये बंगाल की खाड़ी है, और भारत के दक्षिण पश्चिम में आप आइएगा, ये जो सागरीय भाग है ये अरब सागर है। तो भारत के दक्षिण पूरब में, भारत के दक्षिण पूरब में
जो सागरीय भाग है ये बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। और खाड़ी यानी गल्फ, खाड़ी किसको कहा जाता है जानते हैं? वैसा जलीय भाग, वैसा जलीय भाग, वैसा जलीय भाग जिसका तीन तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, वैसा जलीय भाग जिसके तीन तरफ जल हो और एक तरफ स्थल हो, वही आपको खाड़ी कहलाता है। जैसे आप मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर आप बंगाल की खाड़ी को देखिए, विश्व के मानचित्र पर आप बंगाल की खाड़ी को देखिए। बंगाल का खाड़ी ये है, तो देखिए इसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तरी हिस्सा है और उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है वो स्थलीय भाग है। बाद बाकी दक्षिण पूरब पश्चिम चारों तरफ जो है जल ही जल आपको नजर आएगा। तो अगर आप खाड़ी की बात करेंगे तो जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूरब में है, बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूरब में है। और फिर भारत के दक्षिण पश्चिम में आइएगा तो भारत के दक्षिण पश्चिम में जो है आपको अरब सागर है, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, ये जो जलीय भाग है ये अरब सागर है। और फिर भारत के दक्षिण में आइएगा तो भारत के दक्षिण में जो है आपको हिंद महासागर है, भारत के दक्षिण में आपको हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण पूरब में जो बंगाल की खाड़ी है, इस बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और भारत के दक्षिण पश्चिम में जो अरब सागर है, इस अरब सागर में लक्षद्वीप है, इस अरब सागर में जो है यहां पर लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। और भारत की मुख्य भूमि का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित कैप कैमोरिन है। और तमिलनाडु के कन्याकुमारी में स्थित जो कैप कैमोरिन है या तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी है, यह एक ऐसा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है, तीनों आपस में मिलती है। आपसे पूछा जाता है ये बात, भारत का कौन ऐसा स्थल है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है? तीनों आपस में मिलती है आपको तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप कैमोरिन में। और इसके अलावे अगर आप देखेंगे तो इसके अलावे जो है आपको गुजरात राज्य, इसके अलावे जो है गुजरात राज्य की अगर आप बात करेंगे तो जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में दो खाड़ी है मूलतः, एक है कच्छ की खाड़ी और एक है खंभात की खाड़ी, एक है कच्छ की खाड़ी और एक है खंभात की खाड़ी। देखिए कच्छ की खाड़ी की अगर हम लोग बात करें तो कच्छ की खाड़ी जो है ये वाला हिस्सा है आपको कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ प्रायद्वीप है और ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है यही है आपको कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ की खाड़ी है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है ये जलीय भाग है आपको कच्छ की खाड़ी, ये वाला जलीय भाग है आपको कच्छ की खाड़ी। और फिर काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात का जो पूर्वी हिस्सा है उस बीच में जो खाड़ी है ये है आपको खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी। और खंभात की खाड़ी जो है दमन और दीव के बीच में है, दमन और दीव के बीच में जो है आपको खंभात की खाड़ी है। तो ये वाला जलीय हिस्सा जो है आपको खंभात की खाड़ी है, खंभात की खाड़ी है। तो ये खंभात की खाड़ी है, ये कच्छ की खाड़ी है, समझ गए? तो खंभात की खाड़ी और कच्छ के खाड़ी के विषय में भी जो है आप याद रखिएगा, ठीक है? तो ये भारत के सागर और महासागर से संबंधित चीज हुआ। इसके अलावे अब आप देखिएगा यहां पर तमिलनाडु है और श्रीलंका है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है ये जलीय भाग है आपको मन्नार की खाड़ी। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है ये है आपको मन्नार की खाड़ी, ये आपको मन्नार की खाड़ी है, समझ गए? तो इसको भी जो है आप याद रखिएगा कौन कहां है नहीं है। इसके अलावे
केरल का जो समुद्री तट है, केरल के समुद्री तट को हम लोग मालाबार तट कहते हैं, और इधर लक्षद्वीप है। मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है इसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप सागर। केरल के समुद्री तट को मालाबार तट कहते हैं, और केरल के पश्चिमी भाग में आइएगा तो यहाँ पर लक्षद्वीप है, तो केरल के मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में जो सागरीय भाग है, जो जलीय भाग है, इसे हम लोग कहते हैं लक्षद्वीप सागर। लक्षद्वीप सागर कहते हैं। एक बार फिर से ये सब बात जो है आप समझिए। देखिए, भारत के दक्षिण में अगर देखा जाए तो भारत के दक्षिण में इस मानचित्र पर आ जाइए, विश्व के मानचित्र पर आ जाइए। देखिए, अब आपको नजर आ रहा होगा भारत के दक्षिण में आप आइए। भारत के दक्षिण में आप आइएगा तो ये जो सागरीय भाग है, ये जो महासागर है, ये हिंद महासागर है। भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर है। भारत के दक्षिणी पूर्वी भाग में बंगाल की खाड़ी है, और इसी बंगाल की खाड़ी में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। फिर भारत के दक्षिणी पश्चिमी भाग में अरब सागर है, और इसी अरब सागर में है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट, लक्षद्वीप और केरल के मालाबार तट के बीच में जो सागरीय भाग है, जो जलीय भाग है, इसे कहते हैं लक्षद्वीप सागर। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में जो जलीय भाग है, यह है आपको मन्नार की खाड़ी। और गुजरात में ऊपरी हिस्सा कच्छ प्रायद्वीप है, नीचे वाला हिस्सा काठियावाड़ प्रायद्वीप है। कच्छ प्रायद्वीप और काठियावाड़ प्रायद्वीप के बीच में जो जलीय भाग है, यह है कच्छ की खाड़ी। और काठियावाड़ प्रायद्वीप और गुजरात के पूर्वी भाग के बीच या दमन और द्वीप के बीच जो खाड़ी है, इस खाड़ी को कहते हैं हम लोग खंभात की खाड़ी। इसके अलावे हम आपको ये बात बताए हैं कि जो बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, और जो अरब सागर है, अरब सागर में लक्षद्वीप समूह है। समझे? तो एक बार इसको पढ़ लीजिए, पढ़िए तो। हमको लगता है खाड़ी का परिभाषा हम गलत बोल दिए हैं। खाड़ी का परिभाषा हमको लगता है हम गलत बोल दिए हैं। देखिए, सुनिए, आप लोग भी कहाँ बोले? ठीक है, ये तो हमको याद आया। देखिए, ध्यान दीजिएगा। खाड़ी अगर आप देख रहे हैं, जैसे कि ये कच्छ की ही खाड़ी है, तो उत्तर दक्षिण, हाँ, देखिए खाड़ी का परिभाषा ये होना चाहिए, वैसा जलीय भाग जो तीन तरफ स्थल और एक तरफ जल से जुड़ा हो, वो होगा खाड़ी। उल्टा बोल दिए थे। ठीक है, समझ लीजिए एक बार फिर से। यहां पर देख लीजिए, खाड़ी को देख लीजिए, वैसा जलीय भाग सुधार कर रहे हैं। खाड़ी का परिभाषा हम सुधार कर रहे हैं। वैसा जलीय भाग जो तीन तरफ स्थल और एक तरफ जल से जुड़ा हो, वही खाड़ी है। जैसे यहां पर खंभात की खाड़ी ही देख लीजिए, उत्तर में, पूरब में, पश्चिम में, तीनों तरफ स्थल से, और दक्षिण में जो है जल से। तो तीन तरफ स्थल और एक तरफ जल से जुड़ा हुआ जलीय भाग खाड़ी कहलाता है। फिर यहां पर कच्छ का खाड़ी देख लीजिए, उत्तर में, दक्षिण में, पूरब में, तीन तरफ स्थल से घिरा हुआ है और पश्चिमी भाग में जल से घिरा हुआ है। समझ गए? पश्चिमी भाग में जल से जुड़ा हुआ है। अब तो सुधार दिए। तो वैसा जलीय भाग जो तीन तरफ स्थल और एक तरफ जलीय भाग से जुड़ा हुआ हो, वही कहलाता है खाड़ी। तभी लगता है प्रायद्वीप का परिभाषा दे दिए। ठीक है, चलिए सुधार दिए हैं। हमको लग रहा था कि हम गलत बोल रहे हैं।
फिर तभी बोलते बोलते हम बोल दिए। ठीक है पढ़िए जल्दी, है पढ़िए। है पढ़ लिए, पढ़िए ना जल्दी। है पढ़िए जल्दी, पढ़िए। पढ़ लिए? है बताइए। हिंद महासागर भारत के कौन भाग में? है दक्षिण में ना। बंगाल की खाड़ी भारत के कौन भाग में? आए दक्षिण पूरब। अरब सागर कौन भाग में है? दक्षिण। बंगाल की खाड़ी में कौन सा द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अरब सागर में कौन सा द्वीप? अच्छा, लक्षद्वीप सागर कहां है? केरल के मालाबार तट और लक्षद्वीप के बीच में। लक्षद्वीप सागर कहां है? केरल के मालाबार तट और मन्नार की खाड़ी कहां है? तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में। कहां पर बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर तीनों आपस में मिलती है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप के मोड़ी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी के कैप। इतना समझ में आया? इसके बाद आगे है आपको भारत के समुद्री एवं स्थलीय सीमा। भारत के समुद्री और स्थलीय सीमा के विषय में जो है आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि भारत का समुद्री सीमा कितना है, भारत का स्थलीय सीमा कितना है। समझ गए? तो आइए देखते हैं। देखिए, विश्व मानचित्र पढ़िए, आइए ज्यादा स्पष्ट होगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, आइएगा मानचित्र पर। आइए देखिए, अगर आप भारत की बात करेंगे तो भारत के दक्षिणी भाग का अवलोकन कीजिए, मतलब इस हिस्सा का आप अवलोकन कीजिए। भारत दक्षिण में समुद्री सीमा बना रहा है। भारत दक्षिण में समुद्री सीमा बना रहा है। और फिर इसके बाद भारत के उत्तरी भाग का अवलोकन कीजिए। भारत के उत्तरी भाग का अवलोकन कीजिएगा तो ये भारत स्थलीय सीमा बना रहा है। स्थलीय सीमा बना रहा है। तो भारत अपने दक्षिणी भाग में समुद्री सीमा बनाता है और भारत अपने उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भाग में स्थलीय सीमा बनाता है। तो भारत के जो समुद्री सीमा की लंबाई है, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की जो लंबाई है, भारत की मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। मुख्य भूमि शब्द का प्रयोग हमने किया है। भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। और एक बात आप जानिए, जो लक्षद्वीप है और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मुख्य भूमि में शामिल नहीं किया जाता है। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को
मुख्य भूमि में शामिल नहीं किया जाता है। तो मुख्य भूमि के अंतर्गत समुद्री सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य मुख्य भूमि के अंतर्गत आता है और ये सभी राज्य समुद्री सीमा बनाता है। और ये सभी राज्य जो समुद्री सीमा बनाती है उसकी कुल लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन इसमें अगर लक्षद्वीप को शामिल कर दिया जाए और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल कर दिया जाए, तत्पश्चात कहा जाता भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई अगर देखी जाए तो भारत के संपूर्ण समुद्री सीमा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर, यानी लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के समुद्री सीमा की जो लंबाई है वह है 7516 किलोमीटर। 7516 किलोमीटर। जिस प्रकार भारत समुद्री सीमा बनाती है अपने दक्षिणी हिस्सा में, उसी प्रकार भारत अपने उत्तरी भाग में और उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी पूर्वी भाग में स्थलीय सीमा बनाती है। और भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई को अगर आप देखेंगे तो भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई है वह है 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर जो है भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। तो भारत स्थलीय तौर पर 15,200 किलोमीटर की सीमा बनाता है और समुद्री तौर पर या जलीय तौर पर 6100 किलोमीटर। और अगर मान लिया जाए कि हम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप दोनों को जोड़ लेते हैं, तत्पश्चात हो जाएगा 7516 किलोमीटर। अब अगर संपूर्ण भारत के समुद्री और स्थलीय सीमा की लंबाई कही जाए तो संपूर्ण भारत के स्थलीय और समुद्री सीमा की लंबाई निकालने के लिए 15,200 प्लस 7516 कीजिएगा तो 22,000 समथिंग आ जाएगा। जो भी आए आप अपना जोड़ दीजिएगा। तो यहां पर मुख्य तौर पर तीन बात। पहली बात, भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। दूसरी बात, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित भारत के समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर। और तीसरी बात, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। अब भारत समुद्री सीमा बनाता है। भारत की अगर बात की जाए तो आप सब लोग इस बात से अवगत हैं कि भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत में राज्यों की संख्या है 28। भारत में राज्यों की संख्या 28 है और 28 राज्यों में अगर देखा जाए तो 9 राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा बनाता है। 9 राज्य जो समुद्री सीमा बनाता है उसमें एक गुजरात है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा गोवा है, चौथा कर्नाटक है, पांचवा केरल है, छठा तमिलनाडु है, सातवां आंध्र प्रदेश है, आठवां ओडिशा है और नौवां पश्चिम बंगाल है। तो यही 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कोलकाता, ये 9 राज्य ऐसा है जो समुद्री सीमा बनाता है। अब 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता है तो स्वाभाविक सी बात है 28 में से 9 घटा लीजिए। 28 में से 9 घटाइएगा तो कितना आएगा? 19। यानी 19 ऐसे राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। तो 19 ऐसे राज्य है जो समुद्री सीमा नहीं बनाता है। अब यहां पर आप देखेंगे इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है। तो 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल 1, ओडिशा 2, आंध्र प्रदेश 3 और तमिलनाडु 4। ये 4 राज्य ऐसा है जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा बनाता है। और इधर 5 राज्य ऐसा है जो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। ये 5 राज्य ऐसे हैं जो अरब सागर के साथ सीमा बनाता है।
मानचित्र पर आप देख पा रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो भारत के 9 राज्यों में, भारत के जो 9 राज्य समुद्री सीमा बनाता है, भारत के 9 राज्यों में अगर देखा जाए तो भारत के 9 राज्यों में जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है वह है गुजरात। वह है गुजरात। भारत के 9 राज्यों में जो सबसे लंबी समुद्री सीमा बनाता है वह है आपको गुजरात। और जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है वह है गोवा। जो सबसे छोटी समुद्री सीमा बनाता है वह है आपको गोवा। तो ये सब बात भी जो है आपको याद रखना है। आइए आप इतना याद कर लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बताइए, भारत के मुख्य भूमि के समुद्री सीमा की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित समुद्री सीमा की लंबाई 7500। भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15,000। स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200। भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते? कितने राज्य हैं? और कितने ऐसे राज्य हैं जो समुद्री सीमा नहीं बनाते हैं? अच्छा, 9 राज्य जो समुद्री सीमा बनाते, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। आगे बताइएगा, कितने ऐसे राज्य हैं जो बंगाल की खाड़ी के साथ सीमा? कितने? कौन कौन है? कितने ऐसे राज्य हैं जो अरब सागर के साथ सीमा? कितने? कौन कौन? आगे, सबसे लंबी समुद्री सीमा कौन बना? सबसे लंबी समुद्री सीमा, सबसे छोटी समुद्री, सबसे छोटी समुद्री। इतना बात समझ में आया? अब देखिए, अब यहां पे थोड़ा सा और गौर कीजिएगा। आपको भारत के 28 राज्यों में से अधिकतर राज्य या तो समुद्री सीमा बना रहा है या किसी दूसरे देश के साथ सीमा बना रहा है। भारत के 28 राज्यों में से ज्यादातर राज्य या तो समुद्री सीमा बना रहा है या किसी देश के साथ यानी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। जैसे आप देख लीजिए, राजस्थान समुद्री सीमा नहीं बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो पाकिस्तान के साथ बना रहा है। पंजाब समुद्री सीमा नहीं बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बना रहा है। हिमाचल प्रदेश समुद्री सीमा नहीं बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ बनाता है। उत्तराखंड समुद्री सीमा नहीं बनाता है लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सीमा चीन के साथ बना रहा है। तो या तो भारतीय राज्य समुद्र के साथ सीमा बना रहा है और नहीं तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। लेकिन 28 भारतीय राज्य में 5 भारतीय राज्य ऐसा है जो ना तो समुद्री सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह प्रश्न पूछा जाता है। 28 राज्यों में 5 ऐसे भारतीय राज्य है जो ना समुद्री सीमा बनाता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो 5 भारतीय राज्य में हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और झारखंड। झारखंड देखिए, हरियाणा ना तो समुद्री सीमा बना रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। मध्य प्रदेश ना समुद्री सीमा बना रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। छत्तीसगढ़ ना समुद्री सीमा बना रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। तेलंगाना ना समुद्री सीमा बना रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। झारखंड ना समुद्री सीमा बना रहा है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। तो बताइए, कितने ऐसे भारतीय राज्य है
जो ना समुद्री सीमा बनाता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा। हाँ? कितने ऐसे भारतीय राज्य है जो ना समुद्री सीमा बनाता है ना अंतर्राष्ट्रीय सीमा? कितना है? पहला कौन है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इतना बात क्लियर है। अब इसके बाद हम प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र मंडल और अनन्य क्षेत्र मंडल, इसकी चर्चा आगे हम आपके साथ करेंगे, लेकिन आगे इसकी चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे, समझे? लेकिन उससे पहले एक बात की चर्चा यहां पर हम आपके साथ कर देना चाह रहे हैं। भारत के 2800 राज्यों में अगर देखा जाए, भारत के 2800 राज्यों में अगर देखा जाए तो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला जो भारतीय राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। सबसे अधिक भारतीय राज्यों के साथ जो सीमा बनाने वाला राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। कहिए कैसे? तो आइए मानचित्र पर देखिए आप। देखिए, ये उत्तर प्रदेश की सीमा है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश बिहार के साथ सीमा बना रही है, झारखंड के साथ सीमा बना रही है, छत्तीसगढ़ के साथ सीमा बना रही है, मध्य प्रदेश के साथ सीमा बना रही है, राजस्थान के साथ सीमा बना रही है, हरियाणा के साथ सीमा बना रही है, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बना रही है और उत्तराखंड के साथ सीमा बना रही है। और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा बनाती है, या जो दिल्ली है वह हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश के सीमा पर जो है आपको यहां पर दिल्ली है, समझ गए? तो उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश 8 भारतीय राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली के साथ सीमा बनाती है। भारत के 2800 राज्यों में आप अवलोकन कर सकते हैं, और भारत के 2800 राज्यों में जब आप अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला भारतीय राज्य है, जो 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश के साथ सीमा बनाती है। और उत्तर प्रदेश जो 8 राज्य के साथ सीमा बनाती है उसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड है, और एक केंद्रशासित प्रदेश है दिल्ली। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की सीमा का अवलोकन करेंगे तो आप यह पाएंगे उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ बनाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा बनाता है हिमाचल प्रदेश के साथ। हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा और मध्य प्रदेश के साथ सबसे बड़ी सीमा। उत्तर प्रदेश में 75 जिला है, और 75 जिला में से एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 75 जिला में से एक जिला है सोनभद्र। सोनभद्र यहां है, और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र जिला है ये 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है, और उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती है। वो 4 राज्य है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। समझे बात को? चलिए बताइए, कौन ऐसा भारतीय राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाता है? कितने राज्यों के साथ? कितने राज्यों के? उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा किसके साथ? किसके साथ? सबसे छोटी सीमा? दिल्ली किस 2 राज्य के सीमा पर स्थित? उत्तर प्रदेश और हरियाणा। उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा जिला है जो 4 राज्य के साथ सीमा बनाता है? कौन है? सोनभद्र। सोनभद्र 4 राज्यों के साथ सीमा बनाती। वो 4 राज्य कौन कौन है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और, चलिए
अब इसके बाद प्रादेशिक जल सीमा, समुद्री, इस सबको आगे जो है हम आपको समझाएंगे। ठीक है, चलिए दीजिए होमवर्क पूछते हैं और सुनिए। तीसरा पुस्तक जो बिहार का पुस्तक है और सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है वो, समझे, और सबसे कॉस्टली भी है, समझे, और सबसे मोटा भी है। वो बुक भी आ चुका है। अच्छा, मुंह देख करके आपका एकदम मुंह तो बड़ी सुंदर है। चलिए, बाहरी मतलब वैसे छात्र भी बुक ले लिए हैं जो बीपीएससी का एग्जाम भी नहीं दे रहा है। पता नहीं सब कैसे एंट्री देता है, हैं? आप लोग में से भी कोई है? होगी ही, ठीक है। तो तीसरा बुक कल मिलेगा दोपहर में 1 से 2 के बीच में, और 1 से 2 के बीच में इसलिए दे रहे हैं ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, उस टाइम में तो क्लास नहीं ना है। हाँ, 1 से 2 के बीच में क्लास थोड़े है तब, और उसके बाद आपका क्लास भी होता है 3 बजे से। ठीक है, तो बढ़िया ना है। और दोनों बुक लेकर के आना होगा तभी एंट्री मिलेगा, समझे। और देखिए, हम जैसे ऑनलाइन वाला लोग मैसेज करता है कि हम लोग को भी दे देते। अरे हम थोड़े बोले हैं कि हम सिर्फ ऑफलाइन वाले को देंगे या सिर्फ ऑनलाइन वाले को देंगे। हम कुछ बोले हैं? जब हम बोले हैं कि बीपीएससी का एग्जाम जो भी देने जा रहे हैं उसके पास फॉर्म जो भरे हैं वो रिसिप्ट है, वो लेकर के आप आइए। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं ऑफलाइन पढ़ते हैं, उससे क्या मतलब है? उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब हर चीज को स्पष्ट करना जरूरी थोड़े है कि ऑनलाइन वाले को देंगे ऑफलाइन वाले को नहीं देंगे। ये तो कोई बात ना है। हम तो सबको देने की बात किए हैं, तो अब नहीं मिलेगा। ठीक है, अब जो बंटना था अब बट गया। अब सब रोज पुस्तकें बांटे तो हो गया, समझे। इसमें खर्चा उर्चा भी होता है, ऐसा थोड़े है कि फ्री में सब चीज हो जाता है। तो मेरा मन था बांटने का, हम बांट दिए। देखिए, ऑनलाइन ऑफलाइन में अगर विभेद करना होता है, कुछ देना होता है या नहीं देना होता है, तो हम स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा है, लेकिन वैसा कुछ था नहीं। दीजिए अब होमवर्क है। आप लोग मैपिंग करके लाए थे, दिखाए थे? बिना दिखाए हुए एंट्री मिला है? ले लिया है, जमा ले लिया है? पागल है क्या जी? जमा काहे लिया? किसका किसका जमा लिया? तुम क्या करेगा वो लेकर के? जो स्टाफ जमा लिया तुम क्या करेगा लेकर के? तो देख करके एंट्री देना था। अरे जो भी लिया है उससे क्या मतलब है? हम बोले थे लेने के लिए कि हम बोले थे देख करके एंट्री देने के लिए? सुनता उनता ना है तू लोग है, अल्लाह क्या कर रहे हैं? हम तो यही ना बोले थे देख करके एंट्री देना है। माँ पागल सब है, सुनता उनता ना है जी, दिमाग घसक गया है सबका। है, शांत रहिए। जिसका जिसका लिया अपना खोज खोज करके ले लीजिएगा। हम तो यही ना बोले थे उसको देख करके क्लास में एंट्री देना। अरे नहीं समझ में आता तो कम से कम पूछेगा ना जी। हाँ पागल है, शांत रहिए। अब इतना हल्ला काहे करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किसी अपराध में दंड को कुछ समय के लिए निलंबन करना क्या कला? प्रविलंबन। भारतीय राज्यों का आजादी के बाद पुनर्गठन किस आधार पर? भाषाई। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला किसके कारण उत्पन्न होती है? बेरियम।
लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता कौन थे? लोकसभा के प्रथम विपक्ष के नेता राम सुभग सिंह। डेविस कप का संबंध कौन खेल से? टेनिस। किससे है? गारो खासी जयंतिया पहाड़ी कौन राज्य? भोपाल गैस दुर्घटना में विषाक्त गैस जिसका रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता? सर्वोच्च। भारत में बाजार नियंत्रण प्रणाली किस सुल्तान द्वारा लागू की गई थी? हैं? अलाउद्दीन। निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति? नीलम संजीव। कृषि का काटो और जलाओ प्रतिरूप भारत के किस प्रदेश में पड़ता? उत्तरी पूर्वी। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार कौन अनुच्छेद में? 29 और। पश्चिम बंगाल में होने वाले मानसून पूर्व की वर्षा को क्या कहते हैं? काल बैसाखी। गांधी सागर बांध किसका हिस्सा है? चंबल। किसका? भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितना है? 9 है। व्यपगत का सिद्धांत के साथ कौन जुड़ा है? हैं? लॉर्ड। सुंदर वन कहां पाए जाते हैं? मैनग्रोव वन। यॉर्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? ताप्ती ना। विक्रम संवत किस शासक ने आरंभ किया? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं रहे? गुलजारी लाल नंदा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय है जिनेवा में ना। चलिए अगला होमवर्क सुनिए। सेट नंबर 15, सेट नंबर 15, पेज नंबर 477। सेट नंबर 15, पेज नंबर 477। क्वेश्चन नंबर 1, किसको साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है? परीक्षा तिथि 26/12/2021 से लेकर क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें है सबसे तेज हिमीकरण विधि, जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, यही आपका होमवर्क है। इकोनॉमिक्स में होमवर्क पूछना था चैप्टर नंबर 7 पूरा। 8 हुआ? चल ही रहा है। चलिए ठीक है, आज हो जाएगा। ये किसका क्वेश्चन है? कोई अता पता नहीं है, बिना अता पता का जवाब नहीं मिलता। चलिए तो कल पूछ देंगे इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन। ठीक, अब टाइम हो गया, मिलते हैं अगले क्लास।